गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग अध्ययन करेंगे जनसंख्या के वेतन को प्रभावित करने वाला कारक। इसके पहले मैंने जनसंख्या के वेतन को प्रभावित करने वाला कारक में और बताया था। मैंने जनसंख्या के बारे में बताया था। जनसंख्या, जन मतलब होता है जनता, जनता से तात्पर्य ये होता है स्त्री और पुरुष, और संख्या मतलब होता है गिनती। अर्थात हम योग कर सकते हैं कि स्त्री पुरुष की संख्याओं कि वितरण को प्रभावित करने वाला कारक। वितरण मतलब होता है बढ़ाना या पाया जाने वाला, को प्रभावित करने वाले तत्वों का कारक या तत्व। अर्थात हम लोग ये कह सकते हैं कि स्त्री और पुरुष कि कहाँ पर अधिक पाया जाता है और कहाँ पर कम पाया जाता है। तो अधिक पाया जाता है तो क्यों अधिक पाया जाता है, और कम पाया जाता है तो क्यों कम पाया जाता है। कौन सा ऐसा प्रभाव तत्व है, कौन सा ऐसा कारक होते हैं जिसके कारण जनसंख्या अधिक पाई जाती है और जनसंख्या कम क्यों पाया जाता है, और इसके पर हम लोग अध्ययन करते हैं। इसका जो है 3 हम प्रमुख रूप से पहले दिए गए हैं। एक जो है भौतिक कारक, आर्थिक कारक और सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। तो पहले हम लोग सबसे पहले देखेंगे भौतिक कारक। भौतिक कारक में हम सबसे पहले देखेंगे जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता, जल की उपलब्धता से हाँ, इतिहास गवाह है कि जहाँ भी पानी की सुविधाएं मिली है वहीं पर ही सभ्यताएं हुई है। इतिहास गवाह है कि जहाँ पर पानी की सुविधाएं मिली है वहीं पर ही सभ्यताएं हुई है। चाहे हम सिंधु घाटी की सभ्यता का है, चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता का सका है, चाहे हम दसला परास की सभ्यता का है, चाहे नील नदी की घाटी की सभ्यता का है, जहाँ मिस्र की सभ्यता का है कि जहाँ पर भी पानी की सुविधाएं मिली है वहाँ पर ही मानव का बसावट हुई है। जहाँ पर पानी नहीं होगा वहाँ पर लोग क्यों रहना पसंद करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पानी नहीं है तो दूसरी स्थान पर क्यों नहीं जाए। और पानी की सुविधाएं इसलिए हो पाती है क्योंकि खाने पीने के लिए, नहाने के लिए, अपना कृषि कार्य करने के लिए, है ना, समतलीकरण करने के लिए, उद्योग स्थापित करने के लिए, ये सभी चीज़ों में पानी की जो उपलब्धता हासिल होती है। और हम कुछ विशेषज्ञों के द्वारा ये भी कहा जा सकता है कि भविष्य में प्रथम विश्व युद्ध जो हो गया है, द्वितीय विश्व युद्ध हो गया है, जब भविष्य में किसी प्रकार से युद्ध जो होगी एक देश से दूसरे देश में, तो कहीं ना कहीं पर पानी की बंटवारे के नाम पर युद्ध हो सकती है। यह है जल की उपलब्धता। दूसरा जो है भू आकृति। भू आकृति मतलब भू मतलब जो है पृथ्वी आकृति। पृथ्वी की उच्च वश में कैसी आकृति उसके ऊपर है। हम लोग या इसको कह सकते हैं धरातलीय संरचना कहते हैं, है ना। धरातलीय संरचना से तात्पर्य ये होता है कि धरातल की संरचनाएँ कैसी होगी है, ये उच्चवश कैसी है, धरातल के बनावट कैसी है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर सकते हैं कि इसमें जो है पर्वत, पठार, मैदान, जहाँ पर्वतीय भाग होगा वहाँ पर लोग रहना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो है सर्वयुक्त संपन्नताएँ नहीं मिल पाते, सभी प्रकार से सुविधाएं नहीं मिल पाती, इसलिए वहाँ पर रहना कोई पसंद नहीं करेंगे, है ना। जैसे हम लोग ये कह सकते हैं कि जहाँ पर मैदानी भाग होगा, मैदानी भागों में समतलीकरण होगा, समतलीकरण के कारण जो है वहाँ पर जो है चाहे पशुपालन कर सकते हैं, कृषि कर सकते हैं, औद्योगिकरण काम कर सकते हैं, सभी प्रकार से सुविधाएं जो है मैदानी भागों पर मिलती है। इसके थोड़ा सा विरल हमको पठारी भागों में देखने को मिल सकता है। पठारी भागों में क्यों, क्योंकि जो है वहाँ पर्वतीय की तुलनात्मक में यहाँ पर जो है अधिक बसावट होगी, क्योंकि मैदानी भाग क्या होता है जो समुद्र तल से थोड़ी ऊंची दूरी पर जो है ये मैदानी भाग होता है, जो शून्य से समुद्र तल से 300 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है, और पठारी भाग जो है 300 से 600 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है, और 600 से की अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है उसको पठारी कहा जाता है, ये पर्वतीय कहा जाता है। पर्वतीय जो है नुकीलाकार होता है और विस्तृत भागों पर फैला हुआ है, वहाँ पर जो बसावट बहुत कम पर होती है क्योंकि वो तीव्र ढाल होती है। पठारी जब क्या होता है, पठारी जो है ऊपरी भागों पर एक मेष की तरह होती है, जहाँ पर हम बसावट कर सकते हैं, कृषि कार्य भी कर सकते हैं, नगरीय बसावट भी कर सकते हैं, पशुपालन भी कर, सभी प्रकार से सुविधाएं होती है, लेकिन मैदानी भागों के तुलनात्मक पे पठारी में उतनी भागों पर नहीं रह सकती। अब हम कह सकते हैं कि हम जितने भी विश्व में जितने भी पर्वतीय भाग है, चाहे हिमालय पर्वत का है, चाहे रॉकी पर्वत का है, चाहे एंडीज पर्वत का है, चाहे आल्पास पर्वत का है, चाहे ग्रेट बैरियर रीफ का है, जहाँ पर पर्वतीय भाग है वहाँ पर विश्व के संदर्भ पे हम
पूरे भागों पर, उन पर्वतीय भागों पर जनसंख्या कम है। और जहाँ पर मैदानी भाग है ना, मैदानी भागों से तात्पर्य यह है कि जहाँ पर मैदानी भाग होगा वहाँ पर जो है पशुपालन किए जाएंगे, कृषि कार्य किए जाएंगे। चाहे उत्तरी अमेरिका में प्रेरी का मैदान कहें, ऑस्ट्रेलिया में हम लोग डाउन्स का कहें, रूस में स्टेपिस का कहें, और विल्डर्स का कहें, कंपास का कहें, विश्व के किसी भी स्थान पर देखें जहाँ मैदानी भाग होगी वहाँ पर कृषि कार्य किया जाता है। और कृषि कार्य से तात्पर्य जो है पशुपालन भी होता है और कृषि कार्य भी होता है ना। अगला है जलवायु। तीसरा जलवायु से तात्पर्य ये होता है कि जहाँ पर अनुकूल जलवायु होगी, जहाँ पर स्वास्थ्यवर्धक जलवायु होगी, वहाँ पर लोग जो है रहना पसंद करेंगे। क्यों नहीं इसलिए पसंद करेंगे क्योंकि उन भागों पर जो है एक समशीतोल्य रहता है, सम जलवायु पाई जाती है। और सम जलवायु में लोग जो है न तो अधिक गर्मी होती है न तो अधिक ठंड होती है। हम ये देखें कि दोनों गोलार्धों पर, चाहे उत्तरी गोलार्धों पर चाहे दक्षिणी गोलार्ध पर जो है 23.5 से लेकर 40 अक्षांश उत्तरी गोलार्धों में देखें, ये जो 23.5 से लेकर कर्क रेखा से हम 40 अक्षांश पर ये देखें कि विश्व के संदर्भ पर यहाँ पर देखें जनसंख्या पॉपुलेशन जो है अधिक सघन है। चाहे हम उत्तरी पश्चिमी हम यूरोप का कह सकें या तो उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का कह सकते हैं, ये पूरी जो है सघन वाला भाग जो है उन्हीं भागों पर है। अब जलवायु के संदर्भ पे जहाँ पर कठोर जलवायु होगी है ना, वहाँ पर रहना पसंद नहीं करेंगे। और ये जो है हम ये देखेंगे इन भागों पर ये जो है शीतोष्ण कटिबंध होगी, जहाँ पर ना तो अधिक गर्म होगी ना तो अधिक ठंडी होगी, चाहे वो समतुल्य होती है, जहाँ पर वो रहना पसंद करेंगे। कठोर जलवायु से तात्पर्य हम लोग ये कह सकते हैं कि अति उष्णता, अधिक गर्मी या अधिक ठंड, तो ऐसे भागों पर जो रहना पसंद न करेंगे। उन भागों पर जो है रहना पसंद व्यक्ति अभी वर्तमान में रहते हैं जहाँ पर वहीं पर मानो अपना जन्म लिया है। जैसे भूमध्य रेखीय भागों पर कहेंगे, पृथ्वी के दोनों गोलार्धों पर शून्य अक्षांश पर हैं कि उन पर उत्तरी गोलार्ध, भूमध्य रेखा के उत्तरी गोलार्ध पर हम देखें 5 अक्षांश पर देखें और दक्षिणी गोलार्ध पर 5 अंश पर देखें, ये दोनों की पट्टी जो है डोटम करता है। और इन भागों पर जो है तेज़ हवाएं चलती है, तेज़ गर्मी भी पड़ती है, तो उन भागों पर रहना पसंद नहीं करेंगे। जो जन्म लिए हैं वो जो व्यक्ति वहीं पर रहेंगे। भूमध्य रेखीय भागों पर जो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, सीधी पड़ने के कारण तापमान अधिक पड़ता है, तापमान अधिक पड़ने के कारण उस स्थान पर स्थल भाग और जल भाव भी अधिक गर्म हो जाते हैं। जब स्थल भाग और जल भाग अधिक गर्म हो जाएंगे तो उस स्थान पर पाए जाने वाले हवाएं भी अधिक गर्म हो जाएगी। जब हवाएं अधिक गर्म हो जाएगी तो उन स्थान पर जो है वाष्पीकृत अधिक होगा। जब वाष्पीकृत अधिक होगा तो उन स्थान पर जो है संघनन अधिक होंगे, संघनन अधिक होंगे तो उस स्थान पर जो है मूसलाधार बारिश होगी। तो इस स्थान पर भूमध्य रेखीय भागों पर अधिक बारिश हो जाती है, तो अधिक मूसलाधार बारिश हो जाने के कारण उस स्थान पर जो है उमस अधिक बढ़ती है। तो उस स्थान पर प्रतिदिन जो बारिश होने जाने के वहाँ पर जो है झाड़ियाँ अधिक होती है, साथ साथ जो है उस स्थान पर पाए जाने वाले जो है वृक्ष जो है बहुत ऊंचे होते हैं और कठोर होते हैं। उस स्थान पर जो है प्रतिदिन जो है बारिश हो जाने के कारण वहाँ पर जो है नाना प्रकार के जो कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं जो जहरीले होते हैं। एक कीड़े ऐसे हो जाते हैं जो मच्छर ऐसे हैं जो एक बार जो मानव को काटने से मृत्यु भी हो जाती है, तो ऐसे खतरनाक होते हैं। तो उन स्थान पर जो है जन्म लिए हैं वो लोग रहते हैं, तो वो लोग जो है सघन वन होने के कारण क्या हो जाते हैं कि उस स्थान पर जो है मचान पे बना के रहते हैं, पेड़ों पर जो है मचान बना के रहते हैं, क्योंकि निचले भाग जो है सघन झाड़ियाँ होती है, दलदली भाग होती है, तो उस स्थान पर ऐसे लोग रहते हैं। शीत कटिबंध में हम देखें कि वहाँ पर एक्समोको लोग रहते हैं, जहाँ पर जो है ध्रुवीय प्रदेश में एक्समोको लोग रहते हैं, जहाँ पर चारों तरफ से जो है बर्फ ही बर्फ रहता है। लेकिन उस स्थान पर जो है इग्लू में रहते हैं। और तो ये कठोर जलवायु पर रहना कोई पसंद नहीं करेंगे, अर्थात उन्हीं भागों पर अच्छा जलवायु पर जैसे भूमध्य रेखीय भागों पर जो है हम लोग अमेजन बेसिन पर के हैं, कांगो बेसिन पर के हैं, है ना, तो इन भागों पर लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। उसी प्रकार से हम लोग ये कह सकते हैं कि जनसंख्या के विरल जो है अटलांटिक महासागर पे, अटलांटिक द्वीप में का है, महासागर पे
महाद्वीप में क्या है, तो उन भागों पर जनसंख्या का जो विरल पाई जाती है। तो इसका कारण है ध्रुवीय प्रदेश में जो है शीत कटिबंध होने के कारण उन भागों पर जनसंख्या विरल पाई जाती है। तो जनसंख्या उन स्थानों पर नहीं पाई जाती। तो इस हम लोग उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला तत्व या कारक, जनसंख्या को कौन सा ऐसी चीज़ है, जनसंख्या को कौन सा ऐसी चीज़ें जो प्रभावित करते हैं जिसके कारण जनसंख्या जो है उच्च स्थान पर अधिक पाई जाती है और कुछ स्थान पर जनसंख्या कम पाई जाती है। अब इसके अंतर्गत हम लोग ये देख सकते हैं कि मिट्टी जो है हम लोग अधिकांशतः देखें कि सबसे ज़्यादा जो उपजाऊ मिट्टी जो होती है वो जो होती है जड़ों मिट्टी में। जड़ों मिट्टी में सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है, उसमें फास्फोरस पाई जाती है, चूना पाई जाती है, जो इसमें जीवांश की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पर जो उपजाऊ अधिक हो जाती है। जहाँ पर नदी गुजरती है, जहाँ पर नदियाँ गुजरती है उसके आसपास में जो है जड़ों मिट्टी पाई जाती है। तो हम भारत में जो है नदियों का देश है। अपवाद भारत में जो है पूरा अपवाद तंत्र फैली हुई है। एक तरफ जो है गंगा नदी के जो बहुत से सहायक नदियाँ हैं, घाघरा है, गोमती है, गंडक है, कोसी है ना, सोन नदी है, ये बहुत से नदियाँ हैं। इसके बाद है गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है, उसकी बहुत से नदियाँ पर है ना, महानदी है, महानदी के बहुत से सहायक नदी है, कावेरी नदी है ना। ये सब बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित हो जाती है कि और उधर की ओर जो अरब सागर की ओर जो प्रवाहित होती है उसमें जो है नर्मदा नदी, ताप्ती नदी जो उधर की ओर बहुत कम होती है। तो मिट्टी से तात्पर्य ये बोल रहा है कि जहाँ पर नदियों का जाल पूरा बिछा हुआ है तो उन देशों पे पूरा मिट्टी जो है जड़ों मिट्टी पाई जाएगी। इसीलिए भारत जो है एक कृषि प्रधान देश कहलाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है जड़ों मिट्टी होने के कारण यहाँ पर पूरा कृषि कार्य किए जाते हैं। हम लोग अपने दूसरा हम लोग ये देख सकते हैं कि काली मिट्टी जो है बहुत अधिक पानी सोखने की क्षमताएं होती है, पानी सोखने की क्षमताएं होती हैं, इसीलिए यहाँ पर जो है बहुत अधिक उपजाऊपन होती है ना। और यह काली मिट्टी से किससे बनता है, ये जो है ज्वालामुखी के उद्भेदन से जो निकलने वाला मैग्मा का ठंडा होने से जो विखंडित होती है वो काली मिट्टी का निर्माण करते हैं। और ऐसे जो बहुत से और मिट्टी पाई जाती है, जैसे काली लाइट मिट्टी पाई जाती है, लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है ना। तो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। जो मुख्य रूप से जड़ों मिट्टी और काली मिट्टी पाई जाती है जो अधिक उपजाऊपन पाई जाती है, जो कृषि एवं पशुपालन के लिए अधिक विकसित हो जाती है। अगला हम लोग कह सकते हैं कि आर्थिक कारक से तात्पर्य हम लोग ये कह सकते हैं खनन एवं उद्योग। खनन से तात्पर्य ये होता है कि उत्खनन अब देखिए जहाँ पर पूरे भारत में जो है संसाधनों की पड़ी हुई है, पूरा प्राकृतिक संसाधन पड़ी हुई है। अब प्राकृतिक संसाधन होते हुए भी हम लोग उच्च स्थान पर यदि निकाल नहीं पाते तो वहाँ पर बसावट बहुत कम होगी। जिस स्थान पर संसाधन मिल रहा है, उत्खनन किए जा रहे हैं, तो उसी के कारण जो है वहाँ पर नगर का बसावट हो जाती है। अब वो जैसे जैसे निकालते रहते हैं उसके हिसाब से वहाँ पर नगरों का बसावट होता रहता है, जनसंख्या बढ़ती जाती है ना। दूसरे स्थान पर नहीं हो पाते। जैसे हम लोग अपने ही क्षेत्रों पर देखें, छत्तीसगढ़ के भागों पर देखें, बैलाडीला पे वहाँ पर जो है कच्चा माल निकलता है। कच्चा माल निकालने के वहाँ पर जो है बसावट बहुत अधिक, जनसंख्या अधिक बढ़ के ही वहाँ के जो कच्चा माल को जो है जापान भेजा जाता है विशाखापट्टनम बंदरगाह के माध्यम से। उसी प्रकार जो है दिल्ली राज आ रहा है, जो भिलाई स्टील प्लांट जो निकाला जाता है ना। बोकारो है, कोरबा है, रानीगंज है, झरिया है, ये सभी जो है रॉ मटेरियल मिलती है, जिसके कारण उन भागों पर जो है अधिक बसावट हुई है। बसावट होने के कारण उन भागों पर जो है नगरी बसावट हो गई है। दूसरा जो है अब जहाँ पर जो है मैंने उत्खनन होती है, उत्खनन होने के कारण जो ये रॉ मटेरियल जो है एक द्वितीयक व्यवसाय वाले लोग क्या करते हैं, एक नया रूप देते हैं, एक नया वस्तु बनाती हैं, जिसके कारण जहाँ पर उद्योग स्थापित होती है, एक नया द्वितीय व्यवसाय के लोग जो है एक नया निर्माण किए जाते हैं, जिसके कारण एक नगरी का बसावट होती है। तो उन स्थान पर जो है बसावट हो जाती है।
जहाँ पर जो है उत्खनन होगी, जहाँ पर औद्योगिक करण होगा, उद्योग लगाए जाएंगे, उसके कारण वो है उस स्थान पर जो है नगर का बसावट, जनसंख्या का बढ़ावट अधिक मात्रा में हो जाएगी। दूसरा जो है आवागमन एवं संचार के साधन, है ना, आवागमन एवं संचार के साधनों की सुविधा। आवागमन से तात्पर्य क्या होता है? आवागमन मतलब जहाँ पर सभी प्रकार से लोगों को जो है सुख सुविधाएँ मिल जाएगी, आने जाने के लिए सुख सुविधाएँ हो जाएंगी, है ना। जैसे सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु मार्ग से चाहे जल मार्ग से, ये प्रकार से जहाँ पर सुविधाएं मिलेगी। जैसे सड़क पर पूरा भारत में सड़कों का जाल है। सड़क दो प्रकार से होती है, एक कच्ची सड़कें, दूसरा जो है पक्की सड़कें। आजकल जो है प्रधानमंत्री योजनाओं के अंतर्गत जो पूरे भारत में जो है पक्की सड़कों का जाल बिछ गई है। पहले के तुलनात्मक में आप गांव में भी देखेंगे पक्की सड़क मिल जाएगी। दूसरा जो है रेल मार्ग का, भारत के हर क्षेत्रों पर जो है रेल मार्ग जाई गई है। यहाँ तक जो है लद्दाख में भी पहुंच गई है, और भारत के हर कोनों पर जो है रेल मार्ग पहुंच गई है। जहां वनी भाग है उनको काट कर जो है रेल मार्ग निकाली गई है, पर्वतीय भाग है पर्वतीय भागों को काट कर किया गया है। तो ये जहां पर सुविधाएं होगी वहां पर लोग अधिक रहना पसंद करेंगे, है ना। अब उसके बाद फिर हम लोग ये देखें कि संसार के साधनों की सुविधा। पहले की तुलना में संसार जो है आज जो है अधिक टेक्नोलॉजी हो गई है ना। पहले जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो लेटर भी भेजे जाते हैं, संदेश भी भेजे जाते थे, है ना, तो उसको हम कबूतर के माध्यम से भेजा जाता था। पहले डाकघर के माध्यम से होता था। आज हम जो देखें, हम टेलीफोन के माध्यम से, या तो मोबाइल के माध्यम से, या टेलेक्स के माध्यम से, या इंटरनेट के माध्यम से हम दुनिया के किसी भी कोने पर जब चाहे हम उस स्थान पर जो है हम वार्तालाप कर सकते हैं। ये संसार के माध्यम, संसार के आने से हम दुनिया के किसी भी कोने पर हम वार्तालाप कर सकते हैं। अब ये देखें, दुनिया एक सिकुड़ कर हो गई है ना। अब हम लोग कर सकते हैं नगरीकरण। नगरीकरण जो है सभी लोग जो है, जहाँ भारत एक कृषि प्रधान देश है, सभी ये चाहता है कि हम अधिक से सुख सुविधाएँ पर थोड़ा बहुत पढ़ लिख हो जाता है। उसके बाद हम ये समझते हैं कि हम गांव में जो है हम छोड़कर हम शहर में जाएंगे और एक अच्छा नौकरी पेशा से करेंगे। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि गांव से यदि शहर की ओर जाएंगे तो यहाँ पर जो है कम होकर जो बसावट जो है नगर की ओर हो जाते हैं, और वहाँ जब जा के बसते हैं तो हमारा वो रोज़गार, हमारा जो एजुकेशन है उसके हिसाब से पर वहाँ पर हमको वो वेतन नहीं मिल पाता। तो हमारा जो है सामाजिक असमताएँ वहीं पर हो जाती है, हमारा सामाजिक जो है रूढ़िवादिता वहीं पर हो जाती है, और हम अपना जीवन स्तर कम होने पर मजबूर हो जाते हैं। हमारे पास जो संपन्नता है, हम गांव पर जो है इतना पढ़े लिखे हैं, और गांव पर जो है एक नई तकनीकी से हम लोग कृषि कार्य किए जा सकते हैं, है ना। अगला है सामाजिक कारण। सामाजिक कारक के कारण हम लोग ये भी देखते हैं कि किस स्थान पर जो है अधिक बसावट हुई है, किस स्थान पर कम बसावट हुई है। इसके कारण कह सकते हैं हम ये देखें, जनसंख्या के घनत्व पर अनेक सामाजिक कारणों का भी प्रभाव पड़ता है। मानव के आर्थिक विकास पर जाति गुण, धार्मिक विचारधाराएं, सामाजिक परंपराएं तथा सामाजिक प्रणालियां भी प्रभाव डालती है। जहां जीवन और संपत्ति की सुरक्षा हो, शक्तिशाली और न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था हो, वहाँ जनसंख्या अधिक जमा होता है ना। तो ये पूरे बैंड को जो है आप जो है रिवाइज कर लेना, याद कर लेना, या बार बार मेरा जो है ये वीडियो को बार बार देखेंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला मतलब कहाँ पर विश्व के संदर्भ पर या भारत के संदर्भ पर या किसी भी स्थान पर हम लोग ये देखें कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला कारक में कहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है और कहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है। दूसरे पर हम देखें जनसंख्या घनत्व देखें। जनसंख्या घनत्व हम थोड़ा सा देखें। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? अब ये देखिए, जनसंख्या घनत्व वह है प्रति वर्ग किलोमीटर में
प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले औसत जनसंख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर पर प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करने वाले औसत जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसका प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करने वाले औसत जनसंख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसका फार्मूला इस प्रकार से होता है, जनसंख्या घनत्व कुल जनसंख्या या उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या। इस प्रकार से लिख सकते हैं, उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या। उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या उस क्षेत्र की कुल क्षेत्रफल। अर्थात हम लोग ये कह सकते हैं, जैसे उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या है मान लो 500 और क्षेत्रफल कितना है 5, यानी 5 किलोमीटर का है और उस 5 किलोमीटर में जो है 500 लोग मान लो रहते हैं, तो कितना हो जाएगा 100। मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर पे 100 लोग 100 लोग जनसंख्या घनत्व कर सकते हैं, है ना। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करने वाले औसत जनसंख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। मतलब 1 किलोमीटर पर कितने लोग निवास करते हैं, एवरेज, है ना। इस प्रकार से अब हम लोग देखते हैं जन्म दर। जन्म दर किसे कहते हैं, अब ये देखें, प्रति हजार व्यक्तियों पर एक वर्ष में जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। जन्म दर उसे कहा जाता है प्रति हजार व्यक्तियों पर एक वर्ष में जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। एक बार और बता दूं, प्रति हजार व्यक्तियों पर एक वर्ष में जन्म लेने वाले जीवित बच्चों को ही जन्म दर कहते हैं। इसका फार्मूला है, किस प्रकार से निकालते हैं ये भी देख लेते हैं। CBR बराबर सिग्मा B बराबर P 100। अब ये देखें क्या होता है, C मतलब जो होता है क्रूड होता है ना, क्रीड भी मतलब जो है बर्थ, आर्क मतलब होता है रेट, यह है सिग्मा, भी मतलब जो है बिलिंग ऑफ द ईयर, है ना, बिलिंग ऑफ द ईयर, और पी मतलब जो है पॉपुलेशन, है ना, बटे गुणित 100। अब इसको हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं, घोषित जन्म दर बराबर
एक वर्ष में जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या पी पॉपुलेशन उस वर्ष में मध्य में जनसंख्या 100। इस प्रकार से जन्म दर उसे कहा जाता है प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। अन पॉपुलेशन इसको कहते हैं रेट बर्थ रेट है ना, बराबर सिग्मा। ये है एक वर्ष में जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या, ये होता है जनसंख्या। उस वर्ष में उस वर्ष के मध्य में पाई जाने वाली जनसंख्या 100, इसको कहते हैं जन्म दर। इसको भी पूरी तरह से याद कर लेना। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं मृत्यु दर। मृत्यु दर किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। प्रति हजार व्यक्तियों पर एक वर्ष में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। मृत्यु दर उसे कहते हैं प्रति हजार व्यक्तियों पर एक वर्ष में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। इसका भी फार्मूला हम लोग देख सकते हैं। फीड डेट रेट। सिग्मा beginning of the year, that is all. Population है ना, grade, date, rate बराबर सिग्मा, ये मतलब जो है beginning of birth during of the year यूनिट 100 बराबर population। मतलब ये हो सकता है असूचित मृत्यु दर बराबर उस वर्ष में पंजीकृत मरने वालों की संख्या, उस वर्ष में पंजीकृत मरने वालों की संख्या गुणित 100 बराबर उस वर्ष के मध्य में कुल जनसंख्या। है ना, मृत्यु दर उसे कहा जाता है जब प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। इसका फार्मूला हम लोग कर सकते हैं रेट सिग्मा बी मतलब जो है बर्थ है ना, बर्थ ड्यूरिंग ऑफ द ईयर गुणित 100 बटे पी है ना। मतलब असूचित मृत्यु दर उस वर्ष में पंजीकृत मरने वालों की संख्या, उस वर्ष में पंजीकृत जब पंजीकृत हो जाता है मर जाते हैं तब उसी को कर सकते हैं। उस वर्ष में पंजीकृत मरने वालों की संख्या गुणित 100 बटे उस वर्ष के मध्य में कुल जनसंख्या कितनी होती है, इसको हम लोग मृत्यु दर की फॉर्मूला निकाल सकते हैं।
अब इसके बाद हम लोग देखें प्रवास। अब हम लोग देखें प्रवास। प्रवास किसे कहते हैं हम लोग ये देखें। प्रवास हुआ वो प्रवास किसे कहते हैं हम लोग ये देखें। प्रवास हुआ होता है जब कुछ व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह जो है एक स्थान से अपने निवास स्थान से जो है दूसरे स्थान पर जो है चले जाते हैं, उसको कहते हैं प्रवास। अर्थात जो है कुछ व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा जो है जहाँ पर अपना जन्म लिए हैं, जहाँ पर अपना मूल निवास है, उस स्थान से छोड़कर जो है किसी दूसरे स्थान पर चले जाना होता है, उसको प्रवास कहते हैं, है ना। अब यहाँ पर जो है प्रवास के अंतर्गत हम लोग ये देखें प्रवास के प्रकार क्या होता है। अब ये देखिए प्रवास के प्रकार जो होता है हम लोग को मुख्य रूप से 3 प्रकार से देख सकते हैं। प्रवास के प्रकार स्थान के आधार पर हम लोग देखें स्थानीय प्रवास उसे कहा जाता है ना। स्थान के आधार पर हम लोग स्थानीय प्रवास उसे कहा जाता है जब कोई व्यक्ति एक गांव से दूसरे गांव चले जाते हैं, या कोई व्यक्ति जो है एक ज़िले से दूसरे ज़िले चले जाते हैं, तो उसको हम लोग अपने आसपास के क्षेत्रों में जो जाते हैं और कुछ दिन को बाद जो है आ जाते हैं, इसको हम लोग स्थानीय प्रवास कहते हैं। दूसरा जो है अंतर्राज्यीय प्रवास जो है एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं, उसको अंतर्राज्यीय प्रवास कर सकते हैं। अर्थात हम लोग ये कर सकते हैं कुछ व्यक्तियों के द्वारा या व्यक्तियों के समूह के द्वारा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, है ना। कुछ व्यक्तियों के द्वारा या कुछ व्यक्तियों के समूह के द्वारा जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो इसको कहते हैं प्रवास। जैसे उदाहरण के लिए हमारे जो है राजस्थान के जो मड़वाली लोग जो है वो मड़वाली जो है अपना जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए गुजरात के कुछ भागों में बढ़ गए हैं, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में बढ़ गई हैं, महाराष्ट्र के अर्थात भारत के पूरे भागों पर जो है ये मड़वाली लोग जो बढ़ गए हैं, तो अपने जीवन को जो है उच्च स्तर बनाने के लिए जो है ये चले गए हैं। इसको कहते हैं अंतर्राज्यीय प्रवास। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास उसे कहा जाता है जब कुछ व्यक्तियों के द्वारा, है ना, कुछ व्यक्तियों के द्वारा जो है अपने राष्ट्र को छोड़कर दूसरे राष्ट्र में जाके प्रवास कर लेते हैं, चाहे किसी भी कारण से हो, है ना। चाहे युवा लोग जो हो क्या होते हैं, युवा लोग जो है अपना हुष्ट बलपूर्वक होने के कारण नौकरी पेशा ज़्यादा अपने जीवन को उच्च स्तर बनाने के लिए जो अपने राष्ट्र को छोड़कर जो है दूसरे राष्ट्र में चले जाते हैं और प्रवास कर लेते हैं, उसको जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हर देश के जो राजदूत होते हैं वो राजदूत जो है अपना देश को प्रतिनिधित्व करने के लिए जो है अपने देश पर ना होकर किसी दूसरे देश राष्ट्र में चले जाते हैं, वो उसको कहते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। एक होता है अंतर्महाद्वीपीय प्रवास। अंतर्महाद्वीपीय प्रवास क्या कहते हैं, जब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाकर निवास कर लेते हैं, उसको अंतर्महाद्वीपीय प्रवास कहते हैं। जैसे हम लोग ये कर सकते हैं कि उस समय भारत में जो इंग्लैंड लोग आए गए थे, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के अंतर्गत हम लोग कह सकते हैं। दूसरा जो हम लोग समय के आधार पर भी कह सकते हैं, है ना। दूसरा समय के आधार पर जो हम लोग प्रवास के प्रकार भी हम लोग देख सकते हैं। पहला है दैनिक प्रवास वह होते हैं जो एक नगर, है ना, एक नगर या महानगर के आसपास में जो गांव के लोग होते हैं और जो है उस स्थान पर जो है गांव वाले जो है नगर में और नगर वाला जो है महानगर में जो काम करने के लिए चले जाते हैं और रोज़ शाम तक जो है वापस चले आते हैं और अपना जीवन स्तर बढ़ाने के लिए जो इस प्रकार जो कार्य करते हैं वह जो है
दैनिक प्रवास कहते हैं, जो शाम सुबह जाते हैं और शाम तक जो है वापस आ जाते हैं, ये दैनिक प्रवास कहते हैं, है ना। अब इसमें हम लोग ये भी कह सकते हैं मौसमी प्रवास। मौसमी प्रवास से तात्पर्य ये होते हैं मौसम के अनुसार से प्रवास कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए भारत जो है मानसून जलवायु है, और मानसून जलवायु में जो है इस प्रकार से जो है तिब्बत लोग जो है, नेपाली के लोग जो है भारत के हर कोने पर चले जाते हैं और उन्हीं का कपड़ा लेकर चले जाते हैं मौसम के अनुसार से। ये मौसम के अनुसार से उस भागों पर 3-4 महीने अपना ऊनी कपड़ा का व्यवसाय करते हैं, सिर्फ मौसम के अनुसार से, है ना। 3-4 महीना जो है अपना ऊनी कपड़ा व्यवसाय करते हैं, और फिर जैसे ठंड खत्म हुई तो अपने राज्यों में चले जाते हैं, अपने क्षेत्रों पर चले जाता है, ये मौसमी हो जाता है। उसी प्रकार से जो है कुछ लोग जो है अपना पशुपालन जो करते हैं, वो जो है पशु को जो है गर्मी के दिनों में अपने ऊपरी भागों पर ले जाते हैं, पहाड़ी भागों पर ले जाते हैं, और जैसे शीत काल जो होती है तो अपने घाटी भागों पर चली जाती है ना। तो ये है मौसमी प्रवास। अगला जो हम लोग देखते हैं स्थायी प्रवास। स्थायी प्रवास में हम लोग ये कह सकते हैं अमेरिकी महाद्वीप की खोज होने के बाद स्पेन और पुर्तगाल से असंख्य लोग जो है दक्षिण अमेरिका व तथा ब्रिटेन, जर्मनी तथा फ्रांस के उत्तरी अमेरिका में जाकर बस गए हैं, है ना। तीसरा हम लोग ये कह सकते हैं तीसरा हम लोग ये तीसरा हम लोग जो है संख्या के आधार पर संख्या कर सकते हैं। संख्या के आधार पर पहला जो है एकल प्रवास। और एकल प्रवास हम लोग उसे कर सकते हैं जब कोई व्यक्ति अपने कार्य के लिए, जो है अपने कार्य के लिए नगर से महानगर जाते हैं, चाहे वो ऑफिस के नाम से हो, चाहे वो उद्योग में कार्य करते हो, तो अपने जो कार्य करने के दृष्टिकोण से जो चले जाते हैं उसको एकल प्रवास कहते हैं। दूसरा जो है अल्पसंख्यक प्रवास। अल्पसंख्यक के प्रवास के अंतर्गत हम लोग वो कर सकते हैं, अल्पसंख्यक के प्रवास के अंतर्गत जब वो कर सकते हैं कि जब गांव में त्योहारों का, हिंदू धर्म में जो है त्योहारों का त्यौहार मनाते रहते हैं, तो मंडई मेला या किसी प्रकार से त्यौहार में जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, और कुछ समय तक शाम तक या दूसरे दिन पर जो है चले जाते हैं, या यहाँ के लोग जो है अपने सगे संबंधित के यहाँ कुछ दिन के जो चले जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं, तो ये अल्पसंख्यक प्रवास करते हैं। अगला है बृहद संस्थान प्रवास। बृहद संस्थान प्रवास के अंतर्गत ये कह सकते हैं कि जब कोई जो है कोई ऐसा घटनाएं घट जाती है ना, जिसके कारण वो हमेशा के लिए वहीं पर चले जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम भारत के 1947 की बात देखते हैं, है ना। उसके पूर्व जो है हिंदुस्तान एक विशाल भागों पर था, पाकिस्तान, हिंदुस्तान सब एक में था। जब 1947 में जो है भारत अंग्रेज लोग यहाँ पर जो है भारत को स्वतंत्र कर दिए, तो उसके बाद जो है 1947 के बाद जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो अलग अलग हो गए, तो उसमें जो है पाकिस्तान में जो था जितने भी हिंदू वो हिंदुस्तान में आ गए, और हिंदुस्तान में जो जितने भी हिंदू थे वो पाकिस्तान में चले गए, तो वो स्थायी प्रवास हो गए। तो ये हमने अभी तो बताया प्रवास किसे कहते हैं। प्रवास उसे कहते हैं जो कुछ व्यक्तियों या पूरा व्यक्तियों के समूह के द्वारा जो है एक स्थान से अपने निवास स्थान से किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, उसको हम लोग जो है प्रवास कहते हैं, है ना। और इसी के अंतर्गत तो जो है उत्प्रवास और अपवास, उत्प्रवास और आवास किसे कहते हैं। उत्प्रवास उसे कहा जाता है जब कोई व्यक्तियों के द्वारा या व्यक्तियों के समूह के जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाता है, उसको उत्प्रवास कहते हैं, है ना। और अप्रवास उसे कहा जाता है जब कोई व्यक्ति जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर आके यहाँ पर आके बस जाते हैं, उसको अप्रवास कहते हैं, है ना। और इसमें हम लोग ये भी कह सकते हैं स्थानांतरण के कारण में हम लोग अब ये देखें, स्थानांतरण के कारण या प्रवास के कारण हम लोग ये देखें आजीविका से तात्पर्य ये होता है, आजीविका से तात्पर्य ये होता है कि हर व्यक्ति जो है अपने जीवन स्तर को उच्च बनाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, है ना। तो वो जो है अपना
आजीविका कर ये देखते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और भारत एक कृषि प्रधान देश है, सभी लोग जो है कृषि में अब धीरे धीरे जो है रुचि कम लेती जा रही है ना। तो गांव में भी अभी हम ये देखते हैं कुटीर उद्योग संचालित होते हैं और लघु उद्योग संचालित होते हैं। कुटीर उद्योग वह होते हैं जो घर के सदस्यों के द्वारा वह कार्य किया जाता है, हाँ, हाथों से किया जाता है, उसमें किसी प्रकार से मशीनीकृत नहीं होता है ना। वो जो इसमें किसी प्रकार से मशीनीकृत नहीं होता। और दूसरा जो है लघु उद्योग उसे कहा जाता है जो मशीनों के द्वारा किया जाता है, और घर के सदस्यों के साथ साथ जो है अन्य कर्मचारी भी होते हैं। ये सब कार्य चलते रहते हैं, लेकिन इसमें जो है सभी लोग करने में सक्षमताएं नहीं होती। तो ये जो है धीरे धीरे जो है नगर की ओर बसावट हो जाती है, और वहाँ पर जो है बसावट हो जाती है, और जिसके कारण वहाँ पर अपनी कम वेतन में, है ना, कम वेतन में भी वो जाने के लिए और रहने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना। तो धीरे धीरे जो है गांव से शहर की ओर चले जाते हैं, चाहे उद्योग का व्यापार के दृष्टिकोण से अधिक यातायात की सुविधाओं के कारण हो, चाहे मनोरंजन के साधन के लिए कहें, तो किसी भी प्रकार से कहें कि वहाँ पर आजीविका के लिए वो गांव से शहर की ओर चले जाते हैं। दूसरा हम लोग ये कहते हैं शिक्षा हम ये देखते हैं कि प्रायः जो है गांव में उच्च शिक्षा नहीं हो पाती। हम गांव में ये भी देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर तो प्रायः सभी जगह हो गई है ना, मिडिल स्कूल सभी जगह हो गई है। और भारत में अभी जो है हाई स्कूल हायर सेकेंडरी जो है 7 किलोमीटर के अंतराल में तो है, हाई स्कूल हायर सेकेंडरी है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है। स्कूलें तो खुल गई है हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि वो सभी प्रकार के संकाय हो, और संकाय खुल गई है तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर जो शिक्षक की नियुक्ति नहीं हुआ हो। तो ऐसी स्थिति में वो अपने गांव से जो है शहर की ओर जाते हैं, और मनचाहा अपना कोई भी स्कूलों में, हाँ, और कोई भी कॉलेजों में या कोई उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो गांव से शहर की ओर जो है एजुकेशन के नाम से चले जाते हैं, और मनचाहा अपना व्यवसाय अपना एजुकेशन प्राप्त करते हैं। तीसरा जो है विवाह भी एक बहुत बड़ी कारण है, प्रवास होने के कारण, स्थानांतरण होने के कारण। भारत में जो है सभी स्त्रियां, है ना, भारत के सभी स्त्रियां जो है अपना जन्म लेती है, और जन्म होने के बाद जो एक के पहले, है ना, विवाह के पहले ही अपने माता पिता के यहाँ रहते हैं। जैसे विवाह होती है वो अपने ससुराल में चले जाते हैं और पति के साथ रहते हैं। तो सभी लड़कियां जो है अपने जन्म जहाँ पर ली थी अपने माता पिता के घर को छोड़कर जो अपने ससुराल में चले जाता है, ये बिल्कुल अटल सत्य है। ये भी हुआ। सुरक्षा की कमी हम लोग ये कह सकते हैं, चाहे जाति दंगों के कारण का है, चाहे राजनीतिक दंगों के कारण जो आए दिन वहाँ पर उत्पात होते रहते हैं। तो ऐसे जगहों पर लोग जो है रहना पसंद नहीं करते हैं, है ना। तो ऐसी जगह पर रहना पसंद करते हैं, और ऐसे जगह पर वो चले जाते हैं जहाँ पर उसको किसी प्रकार से डर ना हो, भय ना हो, किसी प्रकार से शंकाएँ ना हो कि, और सुरक्षा के दृष्टिकोण से वहाँ पर जो है सुरक्षा महसूस करता हो। तो ऐसे व्यक्तियों पर, ऐसी जगहों पर वो चले जाते हैं। अगला हम लोग देखें सामाजिक सांस्कृतिक कारण, है ना। सामाजिक सांस्कृतिक के कारण ये भी देखें कि आज हम लोग देखें जाति के कारण, है ना, अपना माता पिता के जो है मान लो 4 बच्चे हैं, 4 लड़के हैं, और घर में एक भाई से दूसरे भाई पर नहीं पढ़ पाती, तो जिसके कारण जो है वहाँ पर इस स्थान पर जो छोड़कर जो है किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। यह होता है सामाजिक सांस्कृतिक, वह होता है जो मानव के द्वारा ही बनाई गई है, जो कृत्रिम रूप से बनाई जाती है, उसको सामाजिक कारण कह सकते हैं। एक भौतिक कारण होता है, भौतिक कारण मतलब जो है प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण ये कह सकते हैं कि लोग इसलिए भी चले जाते हैं, कई जगह जो है आए दिन जो है बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, या आए दिन जो है वहाँ पर भूकंप होते रहते हैं, है ना, ज्वालामुखी होती रहती है, भूस्खलन होती रहते हैं, वलन होते रहते हैं, भ्रंशन होते रहते हैं। ये भौगोलिक उच्छ्वास में जो है किसी प्रकार से जो है ये धराती संरचना में किसी प्रकार से जो उथल पुथल होती रहती है, जिसके कारण उस स्थान पर लोग रहना नहीं पा सकते। जैसे जापान में आए दिन जो है भूकंप होते रहते हैं। भूकंप किसे कहते हैं? जो भूधन कम,
पृथ्वी का कंपन होना, और पृथ्वी का कंपन होने पर जो है किसी प्रकार से जो कंपन हुआ तो उसका जो घर बनी हुई है वो तो गिर जाएगा। साथ ही साथ यदि रात में हुई और आप सोए हुए हैं तो सभी लोग मर जाने की आशंका के कारण उस स्थान पर नहीं रहती, ज्वालामुखी आ जाती है ना, भूस्खलन हो जाती है। तो ऐसी स्थिति पर जो है भौतिक कारण के कारण वहाँ पर रहना पसंद नहीं करेंगे। दूसरा आर्थिक कारण यहाँ पर है वहाँ का वातावरण कैसी है, वहाँ पर वातावरण कैसी है, वहाँ पर संसाधन क्या है। यदि संसाधन से अभाव है तो लोग वहाँ पर रहना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर संसाधनों का अभाव होने के कारण वहाँ पर जो है बसावट नहीं होगी, रोजगार की सुविधाएं नहीं होगी। तो ऐसी जगह पर चले जाएंगे जहाँ पर पूर्ण रूप से संसाधन है, और संसाधन होने से वहाँ पर जो है जाएंगे तो वहाँ पर उसको रोजगार मिल जाएगी, वो अपना जीवन स्तर को अच्छे ढंग से बना सकते हैं। अब इसका जो है प्रवास का परिणाम क्या होता है। प्रवास का परिणाम हम ये देख सकते हैं, आर्थिक प्रवास, सामाजिक प्रवास, सांख्यिकी प्रवास और पर्यावरणीय प्रवास, है ना। ये हम जो है नेक्स्ट पीरियड में हम और देखेंगे कि आज हमने ये पूर्ण रूप से हम ये देखें जनसंख्या किसे कहते हैं, जनसंख्या के प्रभावित को, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला कारक हमने ये देखा। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं उसका फार्मूला बताया, जन्म दर किसे कहते हैं उसकी फार्मूला बताया, मृत्यु दर किसे कहते हैं उसकी निकालने की विधियां बताए हमने, प्रवास किसे कहते हैं, है ना, प्रवास के प्रकार क्या होते हैं, प्रकाश के कारण क्या क्या हो सकते हैं, जितने भी कारण हैं उसको उल्लेखित कर दिया हमने, और इसका परिणाम क्या होते हैं ये पूरे हमने बता दिए। इस वीडियो को आप लोग बार बार देखिएगा, और बार बार देखने के बाद जो है ये पूर्ण रूप से दिमाग में बैठ जाएगी, और आपको दिमाग में पूर्ण बढ़ जाने के कारण आपको पूरी याद हो जाएगी, है ना। अभी तक जो है मैंने इतना क्लासेस ले लिया, लेकिन अभी तक जो है किसी प्रकार से कोई जो है कांटेक्ट नहीं किया है, न तो किसी प्रकार से मेरा जो है व्हाट्सएप नंबर पर किसी कोई मैसेज किया है, ना तो किसी को कोई कॉल किया है। फिर भी अभी भी मैं बता रहा हूँ वो ये जो है ध्यान से बार बार वीडियो देखिएगा, है ना। और जब हम क्लास लगाएंगे तो एक बार और रिपीट कर दूंगा। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जो होते हैं वो 9131583459, इसमें कभी भी मेरा व्हाट्सएप नंबर को इसको लोड कर लेंगे। उसके बाद फिर कभी भी मेरे को अपना व्हाट्सएप में नंबर में प्रश्न कर सकते हैं या तो कॉल कर सकते हैं। यहीं पर आज का क्लास मैं समाप्त करता हूँ। बाय।